हमारा जो थर्ड चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का वो क्या है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है, ठीक है जी। जो ह्यूमन्स का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, याद रखना है आपने। एनिमल किंगडम में ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस करी हुई हैं। कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या-क्या है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में एक तो ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं और हार्ट जो है वो प्रेज़ेंट होता है। हार्ट एज़ अ पंपिंग ऑर्गन यहाँ पे प्रेज़ेंट है, ठीक है? ब्लड इन तीनों कंपोनेंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर ब्लड की बात करें, तो ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है आपके पास, ठीक है? फ्लूइडी नेचर का एक कनेक्टिव टिश्यू है। पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो घूमता है और पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। दूसरा ये फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है? अगर आप बाकी कनेक्टिव टिश्यूज़ पढ़ेंगे, तो उनमें फाइबर्स प्रेज़ेंट हैं, लेकिन जो ब्लड है, उनमें कोई भी फाइबर जो है वो प्रेज़ेंट नहीं है। ओरिजिन ऑफ ब्लड क्या है? मेसोडर्मल ओरिजिन है। कितना ब्लड हमारी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट होता है? तो 5 टू 5.5 लीटर ब्लड जो है वो प्रेज़ेंट है। पीएच ऑफ ब्लड कितनी होती है? 7.4 होती है, जिसको हम स्लाइटली अल्कलाइन बोल देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास हम क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट है कि जो ब्लड है, ब्लड के कंपोनेंट्स को अगर हम देखें, तो मेजरली ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो फ्लो चार्ट बनने जा रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्लो चार्ट है। बड़े सारे क्वेश्चन्स आपके यहाँ से भी निकल आते हैं, अगर आपको ये फ्लो चार्ट याद होगा तो। ठीक है? तो आपके पास प्लाज़्मा जो है वो ब्लड में कितना होता है? 55% है और दूसरा एलिमेंट जो है दूसरा जो कंपोनेंट है ब्लड का वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जो 45% होते हैं, ठीक है? अब जो प्लाज़्मा है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे थोड़ा-सा डिटेल में, ठीक है? बाकी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे लेकिन मैं आपको फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में पहले बताऊँगी। फॉर्म्ड एलिमेंट में 2 चीज़ें होती हैं, एक है ब्लड कार्पस्कल्स, ठीक है? एक के आगे आपके पास है ब्लड कार्पस्कल्स और दूसरे आपके पास आ जाते हैं प्लेटलेट्स। दूसरे क्या आ जाते हैं? प्लेटलेट्स, ठीक है? ठीक है, प्लेटलेट्स। अब इसमें आपके पास क्या है, जो ब्लड कार्पस्कल्स होते हैं, ये भी आगे 2 तरह के होते हैं, ठीक है? कौन-कौन से 2 तरह के हैं? एक आ गया आपके पास आरबीसी और दूसरे आ जाते हैं आपके पास डब्ल्यूबीसी, ठीक है? अब आप बोलेंगे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तो फिर प्लेटलेट अलग से क्यों लिखे? प्लेटलेट में क्या फ़र्क होता है? ठीक है? तो ये मैं आपको आगे बताऊँगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट में क्या-क्या फ़र्क है, इनको हम अलग से क्यों लिख रहे हैं, ठीक है? चलिए, जो आरबीसी होते हैं आपके, आरबीसी मोस्ट अबंडेंट सेल होते हैं सेल में, ठीक है? मोस्ट अबंडेंट सेल जो हैं, वो सेल में कौन से हैं? तो आपके आरबीसी हैं। सबसे ज़्यादा कौन से हैं? आरबीसी हैं, ठीक है जी? और आपके आरबीसी हैं, एक ही तरह के आरबीसी हैं, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, ये 2 तरह के डब्ल्यूबीसी जो हैं, वो ब्लड में प्रेज़ेंट होते हैं। एक है आपके पास ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है? एक आपके पास हैं जी ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरे होते हैं आपके पास ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है? ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स। ये भी 3 तरह के होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। कौन-कौन से? सबसे पहले आपके पास आ जाएँगे न्यूट्रोफिल्स, ठीक है? दूसरे आपके पास आ जाते हैं एसिनोफिल्स और तीसरे आपके पास आ जाते हैं बेसोफिल्स। तीसरे आपके पास क्या आ जाएँगे? बेसोफिल्स, ठीक है? 3 तरह के ग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं, वो ब्लड में प्रेज़ेंट होते हैं। ए ग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के कौन-कौन से हैं? एक आपके पास आ जाएँगे मोनोसाइट, ठीक है? और दूसरे आपके पास आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स। दूसरे आपके पास कौन से हैं? लिम्फोसाइट्स, ठीक है? लिम्फोसाइट्स अगेन डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स, ठीक है? एक आपके पास आ जाते हैं बी लिम्फोसाइट्स और एक आपके पास आ जाते हैं टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है? तो इस तरह से ये आपके पास एक फ्लो चार्ट बनता है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स का। इन सबको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। प्लाज्मा क्या है? डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या-क्या हैं? ब्लड कार्पस्कल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हैं, तो क्या-क्या है? क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहने वाले हैं? ठीक है, प्लेटलेट को अलग से क्यों लिखा गया? सेल में क्यों नहीं लिखा गया? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी के साथ क्यों नहीं लिखा गया? ठीक है? जो डब्ल्यूबीसी ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, तो न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल्स क्यों अलग-अलग हैं? क्या-क्या फ़र्क है ना? और काम क्या है इनके?
और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स में, है ना? जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो भी क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे यहाँ पे कवर करवाए जाएँगे, ठीक है? एक चीज़ ध्यान देनी है आपने कि जो-जो मैं करवा रही हूँ, इतना पढ़ लोगे ना आप, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। शर्त ये है कि ये आपको सारे जो जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ, ये आपको याद होने चाहिए, ये आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होने चाहिए, क्वेश्चन्स आपसे लगने चाहिए और वहाँ पे क्वेश्चन कई बार जो है इंटरकनेक्ट करके किसी और चीज़ के साथ दे देते हैं। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए और वो कैसे कनेक्शन बन रहा है ना? चीज़ें आपको याद होनी चाहिए सारी। एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर के साथ कैसे कनेक्शन है। एक चीज़ अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है वो प्लस 2 के किसी चैप्टर के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है? तो वहाँ पे कनेक्शन बनाने आना चाहिए। वो कनेक्शन तभी बनाने आता है जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है? तो ये चीज़ को ध्यान देना है। मैं बार-बार बोलती हूँ 2 ही चीज़ें आपने करनी है। क्या करना है? ये जो मैं लिख रही हूँ, इसको लिखते जाना है, नोट्स बनाते जाओ, फ्लो चार्ट्स बनाते जाओ, फ्लो चार्ट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो। प्लस 1, प्लस 2 की एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है? एनसीईआरटी पढ़ो देन एमसीक्यू लगाओ कहीं से। तो बस यही करना है, यही रूटीन है। यही करो, इसी से ही बड़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और आपको खुद में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी और बड़े सारे क्वेश्चन आप लगा भी पाएँगे, ठीक है? इससे बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? चलिए, शुरू करते हैं। ब्लड का सबसे पहला कॉम्पोनेंट और ब्लड का सबसे पहला कॉम्पोनेंट क्या था? पिछली स्लाइड पे देख लीजिए, फ्लो चार्ट में सबसे पहले क्या लिखा आपने? सबसे पहले आपने लिखा प्लाज़्मा। तो सबसे पहले हम ब्लड का पहला कॉम्पोनेंट डिस्कस करते हैं, दैट इज़ अ प्लाज़्मा, ठीक है? प्लाज़्मा को करेंगे अब डिटेल में डिस्कस कि प्लाज़्मा में क्या-क्या चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है? क्या-क्या क्वेश्चन्स बनते हैं। तो हमने देखा, पीछे भी लिखा था मैंने कि ब्लड में प्लाज़्मा कितने परसेंट होता है? 55% ऑफ ब्लड, ठीक है? 55% ब्लड में क्या है? प्लाज़्मा प्रेज़ेंट है। प्लाज़्मा में क्या क्वेश्चन्स है? प्लाज़्मा का जो नेचर है ना? प्लाज़्मा जो है वो स्लाइटली एल्केलाइन नेचर का होता है। ठीक है? ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन है तो प्लाज़्मा भी तो स्लाइटली अल्कलाइन ही होगा, ठीक है? प्लाज़्मा जो है, वो ब्लड का नॉन लिविंग वाला पोर्शन होता है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? इसमें किसी भी तरह का कोई सेल नहीं है। प्लाज़्मा में कोई सेल नहीं है। तो सेल नहीं है तो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, कुछ बाकी चीज़ें हैं, तो वो तो नॉन लिविंग हम बोल सकते हैं ना उन चीज़ों को, ठीक है? लिविंग कुछ नहीं है। लिविंग तब होता है जब कोई सेल हो। लिविंग सेल अगर इन्वॉल्व है, तो प्लाज़्मा में किसी भी तरह का कोई सेल नहीं होता है। इट्स जस्ट लाइक अ फ्लूइड, है ना? फिर नॉन लिविंग है ये हमारे पास, ठीक है? और आपके पास जो है, इसको हम इंटरसेल्युलर फ्लूइड भी जो है वो बोलते हैं। इंटरसेल्युलर फ्लूइड भी इसको बोलते हैं इन सम केसेस, ठीक है? वो आगे डिस्कस करेंगे। अब जो प्लाज़्मा है आपका, ठीक है? इसके क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं? प्लाज़्मा बना किस-किस चीज़ का है? तो प्लाज़्मा में क्या-क्या होता है? प्लाज़्मा मैंने बोला नॉन लिविंग एक कंपोनेंट है ब्लड का, तो देख लेते हैं किस-किस चीज़ से बना है। प्लाज़्मा में एक तो वाटर प्रेज़ेंट होता है। कितना वाटर? 90 टू 92% तो पानी ही है प्लाज़्मा में, ठीक है? फिर और क्या होता है प्लाज़्मा में? प्लाज़्मा में कुछ प्लाज़्मा प्रोटीन्स होती हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्लाज़्मा में क्या है? कुछ प्लाज़्मा प्रोटीन्स हैं, कितनी? 6 टू 8% प्लाज़्मा प्रोटीन्स होती हैं। प्लाज़्मा में कुछ मिनरल्स होते हैं और इसमें जो है वो अदर सब्सटेंसेस हो सकते हैं, अदर सब्सटेंसेस। अब अदर सब्सटेंसेस में क्या आता है? अदर सब्सटेंसेस में लाइक हार्मोन्स आ जाएँगे, ठीक है? आपके पास जो है अदर सब्सटेंसेस में इनऑर्गेनिक जो है वो आयन्स आ जाएँगे, ठीक है? फिर प्लाज़्मा में जो है वो और क्या आ सकता है प्लाज़्मा में लाइक एंजाइम्स आ जाएँगे, ठीक है? एंजाइम्स आ जाएँगे। आपके पास जो है प्लाज़्मा में गैसेज़ आ सकती हैं, ठीक है? गैसेज़ आ जाएँगी। आपके पास प्लाज़्मा में वेस्ट, ठीक है? जो है वो वेस्ट मटीरियल कहाँ पे हैं? वो भी अपने प्लाज़्मा में ही है और क्या आ सकता है लाइक विटामिन्स, ठीक है? ये सब कुछ कहाँ मिलेगा आपको? प्लाज़्मा में ही मिलेगा, ठीक है? अब 90 टू 92% पानी है प्लाज़्मा में, ठीक है? और प्लाज़्मा प्रोटीन्स भी हैं, तो मेजर कंपोनेंट जो आ गया ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला पोर्शन आता है, वो यही है प्रोटीन्स, ठीक है? कौन-कौन सी प्रोटीन जो हैं, वो प्लाज़्मा में प्रेज़ेंट होती हैं? वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट सबसे पहले एल्ब्यूमिन, ठीक है? दूसरा ग्लोब्युलिन,
ग्लोब्यूलिन, ठीक है जी। तीसरा आपके पास आ जाता है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। 3 प्रोटीन्स जो हैं वो आपके प्लाज़्मा में प्रेज़ेंट होती हैं। कौन-कौन सी 3 प्रोटीन्स बताई मैंने आपको? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैं बार-बार बोल रही हूँ, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं, इनमें से कौन-सी प्लाज़्मा प्रोटीन है, कौन-सी प्लाज़्मा प्रोटीन नहीं है, सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? एल्ब्यूमिन का काम क्या है? ठीक है, एल्ब्यूमिन का काम है इट मेंटेन बीसीओपी, ठीक है, इट मेंटेन द बीसीओपी। बीसीओपी क्या है? बीसीओपी का मतलब हो गया ब्लड क्लोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ब्लड क्लोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, बीसीओपी, ब्लड क्लोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब कि जो आपका एल्ब्यूमिन है वो ये मेंटेन करता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ब्लड में रहेगा और कितने आयन्स जो हैं वो ब्लड में रखने हैं, बैलेंस कैसे बनाना है। वाटर का और आयन्स का बैलेंस जो ब्लड में बनाना है, वो कौन बनाएगा? एल्ब्यूमिन बनाएगा, ठीक है? तो अगर हम वाटर मेंटेन कर रहे हैं ब्लड में तो इट मीन्स कि हम वॉल्यूम ऑफ ब्लड भी तो मेंटेन कर रहे हैं ना। अगर ब्लड में पानी का कंटेंट बढ़ गया तो मतलब वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है हमारे पास इसका ब्लड का, ठीक है? हमें वो भी नहीं करना, जितना वॉल्यूम है उतना ही चाहिए हमें, हमें वॉल्यूम बढ़ाना नहीं है, हमें आयन्स का कंटेंट नहीं बढ़ाना है, ना ही हमें वॉल्यूम घटाना है और ना ही हमें आयन्स का कंटेंट जो है वो घटाना है ब्लड में। इस चीज़ को कौन मेंटेन करता है? इस चीज़ को मेंटेन करते हैं आपके एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स, ठीक है? दूसरा देखिए, दूसरे आपके पास आ जाती हैं ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स, ठीक है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स क्या होती हैं? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स 3 तरह की होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है? तो अल्फा, बीटा, गामा प्रोटीन्स होती हैं, जो गामा ग्लोब्यूलिन्स होती हैं, ठीक है जी? जो गामा ग्लोब्यूलिन है, ये इम्यून सिस्टम से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है? दे आर एसोसिएटेड विद इम्यून सिस्टम। ये जो आपकी एंटीबॉडीज़ बनती है ना, उनमें जो प्रोटीन है ना? एंटीबॉडीज़ क्या हैं? जनरली प्रोटीन्स हैं। कौन-सी प्रोटीन्स हैं? अल्फा अपना गामा ग्लोब्यूलिन जो है, वो क्या बनाती हैं? एंटीबॉडीज़ बनाने में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है? फिर आ जाती है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन बहुत इम्पोर्टेंट आपके पास एक प्रोटीन है, ये क्या करती हैं? इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है? ये किस चीज़ में हेल्प करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। जब ब्लड क्लॉटिंग होता है, जब आपको कहीं चोट लगती है और ब्लड ने क्या करना है, ब्लड जो है उसकी कोagulation होनी है, उसने क्लॉट होना है, तो कौन-सी प्रोटीन हेल्प करती है? फाइब्रिनोजन हेल्प करती है, ठीक है? ये जो भी मैंने लिखा ये वाली स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन इस स्लाइड से बन रहे हैं आपके। समझ गए बात को, ठीक है? तो आपके पास जो है 3 चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपके पास जो है प्लाज़्मा, सबसे पहले प्लाज़्मा, ब्लड में कितना प्लाज़्मा है? 55% प्लाज़्मा की रेशो है। प्लाज़्मा का पीएच क्या होता है? तो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, 7.4 वही रहेगा। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ब्लड कौन-सा है? आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ब्लड का क्या मतलब हुआ हमारे पास, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, प्लाज़्मा और दूसरे आगे आपके पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स वाला पोर्शन है ना? तो जो प्लाज़्मा वाला पोर्शन है, प्लाज़्मा में किसी भी तरह का कोई लिविंग सेल नहीं है। सेल ही नहीं है। लिविंग और नॉन लिविंग की बात छोड़ो, सेल ही नहीं है उसमें कोई भी, ठीक है? प्लाज़्मा देख लो किस-किस चीज़ का बना हुआ है, वाटर का, प्रोटीन्स का, मिनरल होते हैं और अदर सब्सटेंसेस होते हैं। किसी भी तरह का कोई सेल टाइप्स हमें चीज़ देखने को नहीं मिल रही है, तो इट मीन्स इट इज़ अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ब्लड, है ना? कोई लिविंग चीज़ इसमें नहीं थी। कितना वाटर जो है वो प्लाज़्मा में होता है? 90 टू 92% होता है। प्लाज़्मा में प्रोटीन्स कितनी है? 6 टू 8% है। मिनरल्स होते हैं, अदर सब्सटेंसेस आ जाते हैं। अब अदर सब्सटेंसेस में क्या होता है? पूछ लेंगे। हार्मोन्स जो हैं, वो ब्लड के कौन से पार्ट में मिलेंगे? तो जी प्लाज़्मा में मिलेंगे। आपके विटामिन्स कहाँ पे मिलेंगे? तो जी आपको ये भी प्लाज़्मा में मिलेंगे, ठीक है? गैसेज़ कहाँ मिलेंगी? प्लाज़्मा में मिलेंगी आपको, ठीक है? एंजाइम्स कहाँ होते हैं? प्लाज़्मा में होते हैं। ठीक है? एंटीबॉडीज़ कहाँ होती हैं? प्लाज़्मा में होती हैं सारी की सारी। तो पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कौन-सी चीज़ कहाँ है, क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से, ठीक है? तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। कौन-कौन सी प्रोटीन्स हैं? 3 प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन। एक और होती है पर वो मैं आपको आगे बताऊँगी। फिलहाल इतनी सी याद रखनी है आपने, ठीक है? 3 प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, 3 प्रोटीन्स होती हैं। एल्ब्यूमिन क्या करता है? इट मेंटेन द बीसीओपी, बीसीओपी मतलब ब्लड क्लोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर।
ब्लड में कितना पानी और कितने क्लॉइड्स या कितने आयन्स रहने हैं, कौन मेंटेन करेगा? आपका जो है वो एल्बुमिन मेंटेन करेगा। ग्लोबुलिन जो है वो अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन्स होती है और गामा ग्लोबुलिन जो होती हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम से एसोसिएटेड होती हैं। जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो इसी प्रोटीन से बनती हैं। फाइब्रिनोजेन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है, ठीक है? ब्लड क्लॉटिंग में कौन-सी प्रोटीन हेल्प करती है? तो फाइब्रिनोजेन हेल्प करती है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं, ठीक है? आगे आपके पास एक टर्म और आती है, जो है सीरम, सीरम, ठीक है? सीरम क्या है? बोला अगर हम प्लाज़्मा में से क्लॉटिंग प्रोटीन को निकाल दें, ठीक है? अगर हम प्लाज़्मा में से क्लॉटिंग प्रोटीन को माइनस कर दें, निकाल दें, तो क्या बन जाता है? सीरम बन जाता है। प्लाज़्मा पढ़ लिया ना पीछे, है ना? प्लाज़्मा पीछे पढ़ा, प्लाज़्मा ये पढ़ा हमने, प्लाज़्मा में वाटर है, प्लाज़्मा प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, अदर सब्सटेंसेस हैं, सब कुछ रहने दो, बस फाइब्रिनोजेन को हटा दो बोला, ठीक है? सब कुछ रहने दो लेकिन फाइब्रिनोजेन को हटा दो, तो क्या बन जाएगा? सीरम बन जाएगा। इस पूरे प्लाज़्मा में से अगर फाइब्रिनोजेन हट गई तो क्या बन जाएगा? उसको क्या बोल देंगे हम? सीरम बोल देंगे, ठीक है? लिखना है तो आप इसको लिख भी सकते हैं। क्या बोला मैंने कि इफ वी रिमूव फाइब्रिनोजेन फ्रॉम प्लाज़्मा, इट इज़ कॉल्ड सीरम, ठीक है? अगर हम प्लाज़्मा में से फाइब्रिनोजेन को हटा देते हैं, तो उसको हम फिर क्या बोलेंगे? सीरम बोलेंगे। क्या काम है सीरम के? कहाँ यूज़ होता है? ठीक है? तो सर्टेन सर्टेन बायोकेमिकल टेस्ट सर्टेन बायोकेमिकल टेस्ट done with this serum in pathological labs. पैथोलॉजिकल लैब्स, है ना? अभी आपने देखो पीछे कोरोना चला हुआ था तो आपने सुना होगा कि लोग अपना सीरम डोनेट कर रहे हैं, है ना? लोग सीरम डोनेट कर रहे हैं। सीरम डोनेट करने का मतलब क्या हुआ? मैंने क्या बताया कि प्लाज़्मा में ही एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो जिन लोगों को कोरोना हो चुका था, उन लोगों के ब्लड में क्या बन चुकी थी? एंटीबॉडीज़ बन चुकी थी ना। जिन लोगों को कोरोना हो गया और वो कोरोना से ठीक हो गए, इट मीन्स उनके अंदर कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडीज़ बनी हुई थी। एंटीबॉडीज़ कहाँ होती हैं? प्लाज़्मा में होती हैं, है ना? तो सीरम भी तो प्लाज़्मा ही है अगर क्लॉटिंग प्रोटीन हटा दोगे। तो लोगों ने अपना सीरम डोनेट, है ना? जिनकी एंटीबॉडीज़ बन चुकी थी उन्होंने अपना सीरम डोनेट करने शुरू कर दिया दूसरे लोगों को कि हमसे एंटीबॉडीज़ ले लो, ठीक है? इस तरह की सुना होगा आपने बात कि बड़े सारे लोग जो हैं, वो सीरम क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है? तो बहुत सारे टेस्ट अगर हमने करने हैं, जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? तो ब्लड टेस्ट कई बार ब्लड को नहीं टेस्ट करना होता है, बहुत सारे ऐसे पैथोजेन्स हैं जिनका हमें पता लग जाता है कि अगर हम सीरम टेस्ट कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो पैथोजेन प्रेज़ेंट है कि नहीं है, ठीक है? तो बड़े सारे सीरम से भी टेस्ट जो हैं, वो पैथोलॉजिकल लैब में किए जाते हैं। तो पहला कंपोनेंट ऑफ ब्लड हमने कर लिया कौन-सा? प्लाज़्मा। प्लाज़्मा के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, प्लाज़्मा जो है वो किस-किस चीज़ से बना है, प्लाज़्मा में से क्लॉटिंग प्रोटीन हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? सीरम बन जाएगा। अब हम दूसरे पोर्शन पे आते हैं, दूसरा क्या है हमारे पास है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है? ब्लड के दूसरे कंपोनेंट पे आते हैं और दूसरा कंपोनेंट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 2 चीज़ें थी, आपको मैंने बताया। 2 चीज़ें कौन-कौन सी थी? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। कितने परसेंट था ये ब्लड में? 45% पोर्शन जो है वो कौन बनाता था? आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनाते थे, ठीक है? चलिए, तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी थे। सबसे पहला वाला कंपोनेंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके आ जाएँगे आरबीसी। आरबीसी क्या हो गए जी? रेड ब्लड सेल्स, ठीक है? और आप इनको क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स बोलेंगे। आपके पास जो है, इनके स्पेशल कैरेक्टर्स क्या रहने वाले हैं हमारे पास, ठीक है? जो एरिथ्रोसाइट्स हैं,
इनके बारे में स्पेशल चीज़ें क्या-क्या आपने याद रखनी है, क्या-क्या क्वेश्चन्स बनते हैं। तो जो आरबीसी होते हैं, ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं, ठीक है? आरबीसी क्या है? मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है? दूसरी चीज़ आपने इनके बारे में याद रखनी है, मोस्ट अबंडेंट है कितने? 5 टू 5.5 मिलियंस 5 to 5.5 मिलियंस पर एमएम क्यूबिक ऑफ ब्लड, ठीक है? तो ये याद रखना है, पर एमएम क्यूबिक ऑफ ब्लड में कितने आपको आरबीसी देखने को मिलेंगे? 5 टू 5.5 मिलियंस जो हैं वो आरबीसी देखने को मिलेंगे, ठीक है? आरबीसी की शेप जो है वो क्या होती है आपके पास है? तो इनकी शेप जो है वो बाय-कॉन्केव शेप के होते हैं ये, बाय-कॉन्केव शेप के होते हैं, ठीक है जी? एक्सेप्शंस हैं कुछ हमारे पास, एक्सेप्शंस क्या हैं? ठीक है? एक्सेप्शंस आपके पास क्या रहेंगी? एक आपके पास रहता है कैमल, ठीक है? और दूसरा आपके पास रहेंगे लामा, कैमल और लामा, ठीक है? इनके जो आरबीसी होते हैं वो ओवल शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? ओवल शेप्ड होते हैं हमारे पास, ठीक है? आरबीसी जो हैं, आरबीसी ऐसे सेल हैं जिनके पास ना तो न्यूक्लियस है, ना ही कोई ऑर्गेनेल है, ठीक है? तो क्या बोलेंगे आप कि इट लूज़ न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स to accommodate hemoglobin, हीमोग्लोबिन, ठीक है जी? तो आरबीसी जो है, ठीक है? आरबीसी देखो कितने इम्पोर्टेंट सेल हैं आरबीसी हमारे पास। आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रेज़ेंट है। कल ही पढ़ा हमने रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में कि आरबीसी ही हैं जो गैसेज़ एक्सचेंज में क्या कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है। आपकी 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ही कैरी है ना? हीमोग्लोबिन ही कैरी करता है पूरी बॉडी में। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा पूरे सेल्स के पास? तो हीमोग्लोबिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और हीमोग्लोबिन कहाँ है? आरबीसी में। इतने इम्पोर्टेंट सेल और इनके पास भाई साहब न्यूक्लियस नहीं है और ना ही कोई ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम ये वगैरह-वगैरह इनके पास कुछ भी नहीं है। खाली सेल हैं ये। आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं है, क्वेश्चन बनता है, सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। टैट में तो मुझे लगता है पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ह्यूमन के कौन से सेल्स हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है। तो कौन से हैं? आरबीसी हैं, ठीक है? ना ही उनके पास कोई ऑर्गेनेली है। इतने इंपॉर्टेंट सेल्स तो इन्होंने इतना बड़ा कैसे सैक्रिफाइस कर दिया? मैच्योर फॉर्म में नहीं होता है, जब ये यंग होते हैं, छोटे होते हैं, तब इनके पास न्यूक्लियस भी है और ऑर्गेनेल्स भी हैं। लेकिन जब ये आरबीसी मैच्योर हो जाते हैं ना, तो ना न्यूक्लियस रहता है, ना ऑर्गेनेल्स रहते हैं। इट मीन्स कि इन्होंने न्यूक्लियस लूज़ कर दिया, ऑर्गेनेल्स भी लूज़ कर दिए। इतना बड़ा सैक्रिफाइस इन्होंने किसके लिए किया? इतना बड़ा सैक्रिफाइस इन लोगों ने हमारे लिए किया कि एक सेल के अंदर जितनी खाली जगह रहेगी, उतना ही हीमोग्लोबिन ये भर पाएँगे अपने अंदर, है ना? जितनी खाली जगह अपने अंदर रखेंगे, उतना ही हीमोग्लोबिन क्या कर पाएँगे? भर पाएँगे, है ना? जैसे ये एक सेल है, तो जितनी खाली जगह अंदर छोड़ेंगे, उतना ही हीमोग्लोबिन भर पाएँगे। जितना हीमोग्लोबिन एक आरबीसी में होगा, उतनी ही ऑक्सीजन वो कैरी करेगा, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन अंदर एक्कोमोडेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस भी लूज़ कर दिया, उन्होंने जो है वो आपके ऑर्गेनेल्स भी क्या कर दिए, लूज़ कर दिए, ठीक है? तो ये सैक्रिफाइस इन्होंने हमारे लिए किया। अभी बोला कि इतने इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, न्यूक्लियस नहीं है, ऑर्गेनेल्स भी नहीं है, तो कैसे ज़िंदा रहते हैं? कैसे साँस माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो रेस्पिरेशन कैसे करते होंगे? है तो ये लिविंग सेल्स। अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे, कि आरबीसी लिविंग है कि नॉन लिविंग है? न्यूक्लियस तो है नहीं, तो न्यूक्लियस नहीं है तो लिविंग हुए कि नॉन लिविंग हुए? तो भैया है तो ये लिविंग सेल्स ही। इतना काम कर रहे हैं तो लिविंग सेल्स ही हैं ये हमारे पास। लेकिन ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? तो ये रेस्पिरेशन करते हैं दे डू द एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। दे डू द एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है? तो आरबीसी कौन-सी रेस्पिरेशन करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है? इनके पास मैंने आपको बता दिया कि ये अपना जो भी न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स इन्होंने क्यों
छोड़ दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन ये अपने अंदर रख सके। समझ गए बात को? ठीक है। चलिए, एक टर्म लिखते हैं, एक टर्म है आपके पास दैट इज़ एरिथ्रोपॉइसिस। सुना होगा आपने बहुत बार, ठीक है? क्वेश्चन भी आता है एरिथ्रोपॉइसिस पे। एरिथ्रोपॉइसिस, एरिथ्रोपॉइसिस क्या होता है? ठीक है? एरिथ्रोपॉइसिस का मतलब होता है पॉइसिस शब्द जहाँ कहीं पढ़ लें तो इट मीन्स फॉर्मेशन। तो एरिथ्रोपॉइसिस है तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को क्या बोलेंगे? एरिथ्रोपॉइसिस बोलेंगे, ठीक है? 2 जगह पे होती है एरिथ्रोपॉइसिस, अलग-अलग जो अपने स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं तो अलग-अलग जगह होती है। जैसे जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होते हैं, जब हम किस स्टेज पे हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज में हैं, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर आप अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में हैं, है ना? अभी आप अंडा ही हैं सिर्फ़, है ना? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में हैं, तो कहाँ पे आरबीसी बनेंगे? यॉर्क सैक में आरबीसी बनेंगे। लेकिन अगर आप लेट एम्ब्रियोनिक सैक में हैं, मतलब आप एक फ़ीटस बन चुके हैं, ठीक है, डेवलप हो चुके हैं, तो आपके आरबीसी कहाँ बनते हैं? लीवर में और स्प्लीन में। कहाँ बनते हैं? लीवर में और स्प्लीन में बनते हैं। लेकिन जब आप एडल्ट हो गए हैं, बड़े हो गए हैं ना, एडल्ट हो चुके हैं, बर्थ हो गया है, बर्थ होने लायक हो गए हैं, बोन मैरोज़ बन चुकी हैं, बोन्स डेवलप हो चुकी हैं, तो आपके आरबीसी कहाँ बनेंगे? आपके आरबीसी बनते हैं बोन मैरो में। ठीक है जी? आपके आरबीसी कहाँ बनेंगे? बोन मैरो में बनेंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछ सकते हैं आपसे कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी कहाँ बनते हैं? एरिथ्रोपॉइसिस कहाँ होता है? लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में एरिथ्रोपॉइसिस कहाँ होता है? और एडल्ट में एरिथ्रोपॉइसिस जो है वो कहाँ होता है? तो ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है? अब आपके पास क्या है? ठीक है? हमें क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? एरिथ्रोपॉइसिस करने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, तो क्या-क्या चाहिए हमें? बोला वी नीड आयरन, ठीक है? प्रॉपर आयरन चाहिए क्योंकि हेम ग्रुप होता है हीमोग्लोबिन में, तो ये सारी चीज़ें चाहिए हमें बनाने के लिए, ठीक है? विटामिन बी12 डाइजेशन वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, विटामिन बी12 की कमी से हमारे आरबीसी की क्वालिटी खराब हो जाती है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया। तो विटामिन बी12 भी हमें चाहिए और हमें चाहिए फॉलिक एसिड, ठीक है? तो मैंने आपको डाइजेशन वाले टॉपिक में एक टेबल भेजा हुआ है, उस टेबल को देखना कि फॉलिक एसिड किस विटामिन को बोला गया है। फॉलिक एसिड जो है वो किस विटामिन को बोला गया है, ठीक है? तो ये चीज़ को ध्यान देना कि कौन-कौन सी चीज़ें हमें एरिथ्रोपॉइसिस के लिए चाहिए, ठीक है? तो हमें आयरन चाहिए, विटामिन बी12 चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए फॉर एरिथ्रोपॉइसिस, एरिथ्रोपॉइसिस, ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं। एरिथ्रोपॉइसिस तो कर लिया हमने, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी तो हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि आरबीसी से रिलेटेड हमें डिसऑर्डर्स क्या-क्या हो सकते हैं, ठीक है? डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू आरबीसी। मैंने आरबीसी से जितने भी क्वेश्चन्स बनते हैं आपके, मैं सब एक जगह ही आपको करवा रही हूँ, ठीक है? इसको एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना थोड़ा स्कैटर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन आपने नोट्स बना लेने हैं पहले और नोट्स पढ़ने के बाद आपने एनसीईआरटी पढ़नी है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है? तो जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी भी बता रही हूँ, इतना कुछ नहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये एरिथ्रोपॉइसिस वगैरह के बारे में नहीं दिया हुआ है, ठीक है? तो मैंने आउट ऑफ एनसीईआरटी बड़ी सारी चीज़ें आपको बताई हैं, जो क्वेश्चन्स बनते हैं एक्चुअली। तो वो है ना नोट्स बनाना कंपल्सरी है, नोट्स बनाने हैं साथ-साथ में आपने। जो तो एनसीईआरटी में मिलता है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, जो नहीं मिल रहा है एनसीईआरटी में वो भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि मैं इसलिए करवा रही हूँ क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से। तो डिसऑर्डर रिलेटेड टू आरबीसी आपके पास क्या हो सकते हैं? 2 तरह के डिसऑर्डर्स 2 वजह से जो है वो डिसऑर्डर हो सकते हैं। एक तो अगर डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, है ना? आरबीसी बॉडी में क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, जब भी आरबीसी का काउंट अगर हमारी बॉडी में कम होता है, तो इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोपिनिया। क्या बोलते हैं इसको? एरिथ्रोसाइटोपिनिया, ठीक है? एरिथ्रोसाइटोपिनिया बोलते हैं और एरिथ्रोसाइटोपिनिया मतलब आरबीसी का काउंट कम है, आरबीसी कम है मतलब हीमोग्लोबिन भी कम होगा, ठीक है? तो हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन कोई नहीं लेके जा रहा है, फिर ऑक्सीजन कम जा रही है, तो
इट लीड्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू, मतलब आपके टिश्यूज को ऑक्सीजन भी कम ही मिल रही होगी, क्योंकि आरबीसी कम है तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा। अगर बॉडी में एक्सेस ऑफ आरबीसी हो जाता है, 5 to 5.5 मिलियंस पर एमएम क्यूबिक ऑफ ब्लड, अगर आपके आरबीसी बढ़ जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम? दैट इज कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। और पॉलीसाइथीमिया अगर हो जाता है तो आपके पास जो है ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? इट लीड्स टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ब्लड की विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से फिर दिक्कत आने शुरू हो जाएगी आपको, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए डिसऑर्डर्स। अब फंक्शंस ऑफ आरबीसी, तो वो तो मैं बार-बार बता ही रही हूँ कि फंक्शंस ऑफ आरबीसी क्या हैं। ये तो मैंने बहुत बार बता दिया, पीछे रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में भी हमने पढ़ा। पहला क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को लेके जाने का काम यही करता है। दूसरा ये क्या करते हैं? दे मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड, मेंटेन, ठीक है, मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड। कैसे मेंटेन करते हैं? पढ़ा पिछले चैप्टर में हमने कैसे। जब वो क्या करते हैं, इनमें जो बफर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ HHB, पढ़ा था ना पीछे हमने, जब कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट वाला केस पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में, तो वहां पे हमने पढ़ा था HHB कैसे बनता है, ठीक है। तो वो HHB पीछे भी बताया था मैंने कि बफर का काम करता है, और बफर मतलब कि वो पीएच को क्या करने वाले हैं? मेंटेन करने वाले हैं। तो हमने सारी चीजें जो हैं वो किसके बारे में कंप्लीट कर ली हैं? आरबीसी के बारे में एक एक चीज कंप्लीट कर ली है कि क्या, कहाँ से कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम अगला कंपोनेंट करते हैं। तो अगला कंपोनेंट कौन था? आरबीसी पढ़ लिया, अगले क्या थे हमारे पास? है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या हो गए जी? डब्ल्यूबीसी का मतलब हुआ व्हाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या हुआ? व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। और इनको क्या बोल सकते हैं? और इनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको का मतलब ही व्हाइट होता है। ल्यूको मीन्स व्हाइट एंड साइट मीन्स सेल, व्हाइट सेल्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स। चलिए इनके कैरेक्टर्स देखते हैं, इनके क्वेश्चंस देखते हैं, डब्ल्यूबीसी से क्या-क्या क्वेश्चंस बनते हैं आपके पास। तो डब्ल्यूबीसी जो है, ठीक है, व्हाइट इन कलर्स होते हैं, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। व्हाइट इन कलर्स ड्यू टू ड्यू टू एब्सेंट ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी पिगमेंट, क्योंकि इनके पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता है। आरबीसी के पास कौन सा पिगमेंट था? हीमोग्लोबिन। इसी की वजह से वो क्या होते थे? रेड कलर के होते थे। इनके पास कोई पिगमेंट नहीं है तो ये व्हाइट कलर के होंगे, ठीक है। कितने होते हैं ये? 6000 टू 8000 पर क्यूबिक ऑफ ब्लड, ठीक है। तो 6000 से 8000 पर क्यूबिक ऑफ ब्लड ये प्रेजेंट होते हैं। और आपके आरबीसी कितने थे? 5 टू 5.5 मिलियंस, ठीक है, वो बहुत ज्यादा थे। ये थाउजेंड्स में है, ठीक है। इनका नंबर इंक्रीज भी हो सकता है। नंबर इंक्रीजेस इन इन केस ऑफ इन्फेक्शन। अगर आपकी बॉडी में किसी तरह की इन्फेक्शन चली हुई है तो इनका नंबर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। आपके जो आरबीसी थे उनकी शेप कैसी थी? बाइकॉनकेव शेप थी, जबकि जो आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं वो कैसे होते हैं? एमेवॉइड शेप के होते हैं, मतलब कोई रेगुलर शेप नहीं है, ये अपनी शेप बदल लेते हैं, ठीक है, नॉट अ फिक्स्ड शेप। इसको बोलते हैं एमेवॉइड शेप। तो अमीबा की तरह ना शेप बदलते रहते हैं। डब्ल्यूबीसी शो डायापेडेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। डब्ल्यूपीसी शो डायापेडेसिस, कल भी बात हुई थी। डायापेडेसिस क्या होते हैं? ठीक है, दे शो द डायापेडेसिस ड्यू टू देयर शेप।
उनकी शेप की वजह से वो क्या शो करते हैं, डायापेडेसिस शो करते हैं। डायापेडेसिस होती क्या है, ठीक है? तो डायापेडेसिस का मतलब होता है कि स्क्वीज आउट फ्रॉम ब्लड वेसल, ठीक है? ब्लड वेसल से बाहर चले जाना। आपके जो आपके आरबीसी होते हैं, वो कभी भी ब्लड वेसल को छोड़ के बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन जो आपके डब्ल्यू है ना, अब आरबीसी ब्लड वेसल से बाहर क्यों नहीं जा पाते? ड्यू टू देयर शेप, उनकी शेप फिक्स है, बाइकॉन्केव शेप के ही होते हैं। तो बाइकॉन्केव शेप होने की वजह से वो ब्लड वेसल में पोर जो प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन पोरस होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल या परमिएबल किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है? तो वो जो पोर हैं ब्लड वेसल में, उनसे वो बाइकॉन्केव शेप होने की वजह से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन जो आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं, ये एमेवॉइड शेप के हैं, ये पोर के हिसाब से अपनी शेप चेंज कर लेते हैं और ब्लड वेसल से बाहर निकल जाते हैं। तो ब्लड वेसल से बाहर निकलने की प्रोसेस को हमने क्या बोला है? डायापेडेसिस बोला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके पास। डायापेडेसिस क्या होता है? डायापेडेसिस कौन शो करते हैं? तो डायापेडेसिस आपके जो है वो डब्ल्यूबीसी शो करते हैं ड्यू टू देयर शेप, ठीक है? चलिए, अब डब्ल्यूबीसी हमने पीछे भी बोला मैंने कि डब्ल्यूबीसी 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के कौन-कौन से थे? एक थे आपके पास ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरे क्या थे आपके पास? ए ग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है? जो ग्रैन्युलोसाइट्स थे वो भी 3 तरह के थे, बता दिया था मैंने पीछे ही आपको कौन-कौन से। एक थे आपके न्यूट्रोफिल्स, दूसरे कौन से थे? दूसरे थे आपके पास एसिनोफिल्स या फिर इनको आप एसिडोफिल्स भी बोल सकते हो और तीसरे थे आपके पास बेसोफिल्स, ठीक है? ग्रैन्युलोसाइट्स 2 तरह के थे, 2 तरह के कौन-कौन से थे? एक थे मोनोसाइट्स और एक थे आपके पास लिम्फोसाइट्स, ठीक है जी? तो देखो, अब इनमें से क्या क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, इसको एक बार देख लेते हैं कि आपके जो ये ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल हैं, ठीक है? यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके पास, तो इनकी परसेंटेज पूछते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल है ना, तो न्यूट्रोफिल जो है वो कितने % होता है? वैसे इनको डिटेल में करना है हमने आगे, तो आगे ही लिखती हूँ मैं इसको, ठीक है? आगे ही करते हैं चलो। एक-एक को उठा के डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूट्रोफिल्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स को डिटेल में पढ़ते हैं क्या-क्या होता है। तो सबसे पहले हैं आपके कौन से? न्यूट्रोफिल्स। पहले बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स कितना होते हैं? न्यूट्रोफिल जो हैं वो कितने परसेंट हैं? डब्ल्यूबीसी का कितने परसेंट है न्यूट्रोफिल्स? तो कितने होते हैं ये? 60 टू 65% न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं, ठीक है? 60 टू 65% क्या है आपके पास है? न्यूक्लियोटाइड ही हैं। तो सबसे ज़्यादा यही है, मोस्ट अबंडेंट यही है। मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी अगर कोई है तो कौन से हैं? न्यूट्रोफिल्स ही हैं, ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करते हैं। ये जो है आपके पास न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं आपके पास ये मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस इनके पास होता है। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस इनके पास प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस किसके पास है? और ये न्यूट्रोफिल्स हैं, तो इनको न्यूट्रल से इनका नाम आया है ना, न्यूट्रल से इनका नाम आया है, मतलब इनकी स्टेनिंग की जा सकती है। स्टेनिंग डन बाय बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाइज़। एसिडिक एंड बेसिक डाइज़ की वजह से जो है वो क्या होती है इनकी दोनों से जो है इनको स्टेन किया जा सकता है, तो इसीलिए इनको न्यूट्रोफिल्स बोला। ना एसिडिक है, ना बेसिक है, न्यूट्रल जैसे हैं, ठीक है? इनको और क्या बोलते हैं हम? ऑल्सो कॉल्ड पीएमएनएल, ठीक है? पीएमएनएल। तो ये जो है पीएमएनएल इनकी फुल फॉर्म क्या है आपके पास? ये हो गए पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, ठीक है? पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियोल्यूकोसाइट्स, पीएमएनएल बोलते हैं इनको, याद रखना है, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? फंक्शन क्या है इनका? न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन क्या है? फंक्शंस ऑफ न्यूट्रोफिल में लिखेंगे आप कि ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि ये बैक्टीरिया को किल करेंगे और फिर उसको इंजेस्ट कर जाते हैं, खा जाते हैं, निगल जाते हैं। फैगोसाइट करना, इनगल्फ करना किसी चीज को, ठीक है? तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर बॉडी में जाता है तो न्यूट्रोफिल सीधा उसको निगल जाते हैं, खा जाते हैं, ठीक है? तो ये किल द बैक्टीरिया kill the bacteria by ingestion and died and become pus cells, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने आपको। क्या इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें कि देखो जो आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में घुस गया, तो ये क्या करेंगे, उसको निगल जाएंगे, है ना, मारेंगे, बैक्टीरिया को खा जाएंगे, इंजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है? है ना? तो हम बात कर रहे थे न्यूट्रोफिल्स की। तो मैंने न्यूट्रोफिल्स के बारे में क्या बताया आपको कि ये 60 टू 65% जो होते हैं मोस्ट अबंडेंट होते हैं। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस जो है वो इनके पास प्रेज़ेंट होता है। स्टेन हो सकते हैं एसिडिक बेसिक दोनों डाइस है इसीलिए इनका नाम न्यूट्रोफिल रखा हुआ है, ठीक है? इनको पीएमएनएल भी बोलते हैं दैट इज़ पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियो ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। फंक्शन क्या है इनके? ये सीधा कोई बैक्टीरिया अंदर आएगा उसको फैगोसाइट कर देंगे मतलब उसको इनगल्फ कर जाते हैं, ठीक है? और ये उसको इनगल्फ करने के बाद खुद भी मर जाते हैं और खुद मर के क्या बन जाते हैं? पस सेल बन जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर कई बार बॉडी में अगर पस सेल इंक्रीज़ हो गए हैं, तो सिम्पटम्स क्या होते हैं इसके कि हमारे जो यूरिन है उसमें है ना यूरिन पास आउट करते टाइम जो है वो हमें इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है? वेजाइनल इन्फ्लेमेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी, इरिटेशन वेजाइनल इरिटेशन देखने को मिलेगी। तो कई बार क्या होता है कि कई बार हम जब यूरिन टेस्ट करवाते हैं, तो यूरिन टेस्ट इसलिए भी होता है कि वेजाइनल जो इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? या तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर पस सेल बढ़े हुए हो सकते हैं। अगर पस सेल बढ़े हैं तो इट मीन्स कि बॉडी में कोई और तरह की इन्फेक्शन भी चल रही है। ये इस चीज़ का सिम्पटम हुआ फिर, ठीक है? तो फिर उस तरह से जो है वो आपको दवाइयाँ वगैरह या इलाज जो है वो आपका चलेगा। समझ गए बात को? चलिए, नेक्स्ट करते हैं, न्यूट्रोफिल्स कर लिए। नेक्स्ट टाइप है आपके पास एसिनोफिल्स। नेक्स्ट टाइप है नेक्स्ट टाइप है एसिनोफिल्स, ठीक है? एसिनोफिल्स कितने होते हैं? 2 से 3% ही ये प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? एसिनोफिल्स को मैंने आपको बोला इसको एसिडोफिल्स भी बोल सकते हैं हम। तो एसिडोफिल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं, ठीक है? तो दे आर आल्सो नोन एज़ एसिडोफिल्स, ठीक है? क्यों? क्योंकि स्टेन्ड बाय एसिडिक डाई, ठीक है? इनको स्टेन किया जा सकता है किससे? एसिडिक डाई से। इनका नंबर भी इंक्रीज़ होता है कब? नंबर
इंक्रीजेस ड्यूरिंग एलर्जी, है ना? जब आपको एलर्जिक कोई रिएक्शन आपकी बॉडी में होता है, तो इनका नंबर एकदम से क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है ड्यूरिंग एलर्जी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हे फीवर वगैरह जो है वो होता है, तो इनका नंबर एसिनोफिल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है? हे फीवर हो गया, अस्थमा हो गया, है ना? ठीक है? इन केसेज़ में क्या होता है आपके पास नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। बोला क्या ये एलर्जिक सिम्पटम्स को बढ़ाते हैं कि सुप्रेस करते हैं? तो ये सुप्रेस करते हैं एलर्जी को, ठीक है? ये सिम्पटम्स को उभर के नहीं आने देता ज़्यादा, तो ये सुप्रेस करेगा किसको? एलर्जी को, ठीक है? तो इसके बारे में इतना सा ही याद रखना है आपने कि 2 से 3% होते हैं और ये एसिडोफिल्स होते हैं क्योंकि एसिडिक डाई के साथ स्टेन होते हैं, नंबर इनका बढ़ जाएगा जब एलर्जिक रिएक्शंस होंगे, जैसे हे फीवर या अस्थमा हो जाता है। और क्वेश्चन बनता है कि क्या ये एलर्जी को सुप्रेस करेंगे या एलर्जी को जो है वो बढ़ाएँगे, है ना? तो ये क्या करते हैं एलर्जी को सुप्रेस करने का काम करते हैं, ठीक है? फिर आपके पास आ जाते हैं तीसरी तरह के सेल्स कौन से हैं? वेसोफिल्स। वेसोफिल्स, तीसरी तरह के सेल्स हैं वेसोफिल्स, ठीक है? वेसोफिल कितने परसेंट होते हैं? 0.5 टू 1%, ठीक है? 0.5 से 1% ही होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं कि ये लीस्ट अबंडेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा कौन से हैं? सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स हैं और सबसे कम कौन से हैं? सबसे कम वेसोफिल्स होते हैं आपके, ठीक है जी? चलिए, तो इनके कैरेक्टर्स देख लेते हैं हम वेसोफिल्स के, वैसे तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी देखे थे इनके कैरेक्टर्स। क्या होते हैं बोला इट कम्स आउट फ्रॉम ब्लड वेसल, बताया मैंने डायापेडेसिस पीछे, बाय फ्रॉम ब्लड वेसल्स एंड बिकम क्या बन जाते हैं बाहर आके इनके नाम बदल जाते हैं, बाहर आके ये बन जाते हैं मास्ट सेल्स, ठीक है? ब्लड वेसल के अंदर हैं तो वेसोफिल्स हैं, ब्लड वेसल के बाहर आ गए तो क्या बोल दिया इनको? मास्ट सेल्स बोल दिया। इन बिटवीन टिश्यू है ना, बाहर आके कहाँ जाएँगे? इन बिटवीन टिश्यू जाएँगे, ठीक है, क्लियर? अब ये जो मास्ट सेल होते हैं आपके, ये मास्ट सेल क्या करते हैं? बाहर आके ये जो मास्ट सेल्स हैं, ठीक है? ये मास्ट सेल हैं, ये कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं, क्या रिलीज़ करेंगे? दे सिक्रीट हिपेरिन, ठीक है? हिपेरिन सिक्रीट करते हैं। दूसरा ये हिस्टामाइन, क्या सिक्रीट करेंगे? हिस्टामाइन सिक्रीट करेंगे और तीसरा ये सिक्रीट करते हैं आपके पास है सीरोटोनिन। तीसरा ये सिक्रीट करेंगे सीरोटोनिन्स, ठीक है? जो हिपेरिन है, ये आपको पता है क्या होते हैं ये एंटी कोगुलेंट होते हैं, ठीक है? क्या है ये? एंटी कोगुलेंट। आपकी बॉडी में ब्लड हमेशा सर्कुलेट करता रहता है, कभी कोगुलेशन नहीं होती, कभी क्लॉटिंग नहीं होती, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में क्या प्रेज़ेंट है? हिपेरिन प्रेज़ेंट है। हिस्टामाइन क्या करता है? हिस्टामाइन वैसोडाइलेशन करता है। आपके ब्लड वेसल के डायामीटर को बढ़ाने का काम करता है और जो सेरोटोनिन होता है ये क्या करता है? ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है मतलब कि आपके ब्लड वेसल के डायामीटर को घटाने का काम करता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है? तो वैसोडायलेशन कौन कर रहा है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कौन कर रहा है? एंटीकोगुलेंट कौन है? ये पता होना चाहिए। अब जब आपको अस्थमैटिक अटैक आता है ना, कल भी बताया था शायद मैंने, जब आपको अस्थमैटिक अटैक अगर आता है, तो क्या होता है जो आपके मास्ट सेल्स होते हैं, वो क्या कर रहे हैं? एसिनोफिल्स क्या करेंगे? अस्थमैटिक अटैक को सुप्रेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वेसोफिल्स ब्लड वेसल से बाहर आ जाएँगे, मास्ट सेल बन जाएँगे और मास्ट सेल बनने के बाद जो है वो क्या करेंगे? मास्ट सेल बनने के बाद रिलीज़ करेंगे हिस्टामाइन। क्या रिलीज़ करेंगे? हिस्टामाइन, जिसकी वजह से आपके ब्लड वेसल का डायामीटर बढ़ जाता है और आपके जो ब्रोंक्यूल्स थे, उनका डायामीटर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अगर ब्रोंक्यूल्स का डायामीटर कम होगा तो क्या ऑक्सीजन एल्वेओलाई तक पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी। एल्वेओलाई तक नहीं पहुँच रही तो ब्लड किसको लेके जाएगा? ऑक्सीजन तो आई ही नहीं सफिशिएंट अमाउंट में, तो आपको साँस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। और ड्यूरिंग अस्थमैटिक अटैक आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हिस्टामाइन ने आपके ब्लड वेसल्स का डायामीटर बहुत बढ़ा दिया है ना? तो जितना ज़्यादा डायामीटर उतना ही जल्दी-जल्दी ब्लड क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया और साँस लेने में दिक्कत हो गई। यही तो अस्थमैटिक अटैक है। फिर क्या किया जाता है?
जिसको अस्थमा होता है वो अपने साथ एक पंप रखता है। जैसे ही अस्थमैटिक अटैक आता है तो वो पंप अपने मुँह में है ना बकल कैविटी में जो है वो पंप से स्प्रे करता है। उस पंप में क्या रखा हुआ है, किस चीज़ की स्प्रे करी जा रही है? तो उसमें होते हैं एंटीहिस्टामाइन। उसमें क्या है? एंटीहिस्टामाइन। जैसे ही आप एंटीहिस्टामाइन लोगे, वैसे ही सारी चीज़ें बीच में क्या लग जाएँगी, बॉडी में नॉर्मल होने शुरू हो जाएँगी, ठीक है? चलिए, तीसरे टाइप्स के सेल्स हम डिस्कस करते हैं। तीसरी टाइप के सेल हैं आपके पास तीसरा हो गया, चौथी टाइप के सेल्स करेंगे डिस्कस। चौथी टाइप के सेल्स हैं जी आपके पास मोनोसाइट्स, है ना? ये ए ग्रैन्युलोसाइट्स में आते थे, पीछे जो फ्लो चार्ट बनाया वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? मोनोसाइट्स, मोनोसाइट कितने परसेंट होते हैं? तो मोनोसाइट्स जो हैं आपके पास 2 टू 10% होते हैं, ठीक है? मोनोसाइट कितने हैं जी? 2 टू 10% जो हैं वो प्रेज़ेंट होते हैं मोनोसाइट्स, ठीक है? ये भी क्या करते हैं, इनका भी नेचर क्या है? जैसे हमारे पास न्यूट्रोफिल्स थे, न्यूट्रोफिल्स क्या करते थे? फैगोसाइटोसिस करते थे, वैसे ही आपके मोनोसाइट्स भी फैगोसाइटोसिस करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोबारा, मैंने पीछे भी बोला आपको कि बड़ी बार क्वेश्चन आया है कि कौन-कौन से डब्ल्यूबीसी हैं जो फैगोसिटिक नेचर के हैं। तो एक तो न्यूट्रोफिल है और दूसरा मैंने आपको मोनोसाइट बताए, ठीक है? दूसरा इसमें चीज़ कि ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होते हैं, सबसे बड़े डब्ल्यूबीसी हैं। सबसे बड़े क्या हैं? डब्ल्यूबीसी हैं, ठीक है? कुछ इस तरह का न्यूक्लियस जो है इनके पास रहता है। बाइलोब्ड टाइप्स न्यूक्लियस जो है वो इनके पास प्रेज़ेंट होता है। या आप बोल सकते हो कि किडनी शेप्ड न्यूक्लियस है ना? किडनी शेप्ड न्यूक्लियस जो है वो इनके पास प्रेज़ेंट होता है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। एक तो ये पूछ लेंगे कि लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन से हैं और दूसरे किडनी शेप्ड न्यूक्लियस कौन से डब्ल्यूबीसी में जो है वो प्रेज़ेंट होता है, तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है? चलिए लास्ट करते हैं, आपके पास 5th टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी कौन से थे? लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। 5th टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी हैं लिम्फोसाइट्स। कितने परसेंट जो हैं वो लिम्फोसाइट्स ब्लड में प्रेज़ेंट हैं? तो 20 टू 25% प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? 20 टू 25%। ठीक है? इनके पास क्या है? इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? या क्या-क्या क्वेश्चंस बनते हैं? तो इनमें आपके पास आ जाएगा लार्ज ओवल न्यूक्लियस, ठीक है? लार्ज ओवल न्यूक्लियस इनके पास प्रेज़ेंट होता है। इनको सोल्जर ऑफ बॉडी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको? सोल्जर ऑफ बॉडी बोलते हैं, ठीक है? 2 तरह के होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया आपको। 2 तरह के कौन-कौन से हैं? सबसे पहले तो आ जाएँगे आपके पास बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और दूसरी तरह के कौन से हो जाते हैं आपके पास टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है? जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, जो आपके बी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? दे फॉर्म एंटीबॉडीज़, ठीक है? बी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है? एंटीबॉडीज़ बनाना इनका काम है। बी लिम्फोसाइट्स को बी लिम्फोसाइट क्यों बोला गया है? क्योंकि ये बनते तो कहाँ पे हैं? ये बनते तो फॉर्म इन बोन मैरो, ठीक है? बनते कहाँ पे हैं? बोन मैरो में और एंड मैच्योर इन और मैच्योर कहाँ होते हैं? मैच्योर इन बोन मैरो। बने भी बोन मैरो में और मैच्योर भी कहाँ हो गए? बोन मैरो में। तो बी फॉर बोन एंड बी फॉर बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है? तो यहीं से इनका नाम बी लिम्फोसाइट्स आया। दूसरी तरह के सेल्स आपके पास कौन से हैं? टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? दे किल वायरसेस इन्फेक्टेड सेल्स, है ना? देखो, ये कौन बना रहा है? एंटीबॉडीज़, है ना? मतलब कि गोला बारूद बनाने का काम किसने किया? बी लिम्फोसाइट्स ने और लड़ाई करने कौन गया? टी लिम्फोसाइट्स, है ना? तो ये किल करते हैं, एंटीबॉडी बना लिम्फ बाय बी लिम्फोसाइट रहे हैं, लेकिन लड़ने टी लिम्फोसाइट्स आते हैं, ठीक है? तो इस तरह से याद रखनी है चीज़ें। टी लिम्फोसाइट्स को टी लिम्फोसाइट क्यों बोला? क्योंकि ये बनते तो फॉर्म इन बोन मैरो, बनेंगे तो बोन मैरो में, बट मैच्योर इन लेकिन मैच्योर कहाँ होते हैं? मैच्योर इन थाइमस, ठीक है? कहाँ होते हैं? थाइमस में मैच्योर होते हैं। तो टी फॉर थाइमस एंड टी फॉर टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है? तो इस तरह से इनके क्या रखे गए हैं? नाम रखे गए हैं। टी लिम्फोसाइट को टी लिम्फोसाइट क्यों बोला? क्योंकि थाइमस में मैच्योर होते हैं और बी लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट क्यों बोला?
क्योंकि आपके ये कहाँ पे मैच्योर हो गए थे, बोन मैरो में ही मैच्योर हो गए थे, ठीक है। लास्ट पॉइंट कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी का, फिर बस करते हैं, फिर मैं कल करवाऊंगी आपको आगे का पार्ट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को क्या बोला था, एरिथ्रोपोइसिस, वैसे ही हम फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे, ल्यूकोपोइसिस, ठीक है। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। फिर आते हैं आपके पास कि डिसऑर्डर्स क्या होंगे, डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। तो वही 2 तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या तो नंबर बढ़ जाएगा या तो नंबर घट जाएगा, ठीक है। तो बोला अगर नंबर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, अगर नंबर इंक्रीज हो जाता है तो क्या बोला जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। अगर नंबर इंक्रीज होता है तो ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकेमिया, क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या हो गया जी, इट इज ब्लड कैंसर, ये क्या है, ब्लड कैंसर है, ठीक है। अगर नंबर इंक्रीज हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस, या फिर इसको बोल देते हैं ल्यूकेमिया, और ल्यूकेमिया मतलब कि ब्लड कैंसर, ठीक है। अगर जो है वो नंबर डिक्रीज हो जाता है, नंबर डिक्रीजेस, अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर डिक्रीज हो जाता है तो इस कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे ल्यूकोसाइटोपिनिया, है ना, ल्यूकोसाइटोपिनिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने टर्म्स जो मैं बता रही हूँ वो याद रखनी है, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है। टर्म्स बिल्कुल याद रखनी है, साइटोपिनिया कहाँ बोला था, साइटोसिस कहाँ बोला हुआ है, ठीक है, और पोइसिस कहाँ बोला हुआ है, तो टर्म्स बहुत है इस चैप्टर में, टर्म्स याद रखनी है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में करेंगे, ठीक है जी। और देन हमारे पास जो है अगला कि ब्लड ग्रुप्स कैसे बनते हैं, ठीक है, आरएच फैक्टर क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, कौन कौन से 13 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीजों को कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही।